नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच ने दावा किया है कि इजरायली सेना ने हाल ही में लेबनान और गजा में सफेद फास्फोरस हथियारों का इस्तेमाल किया है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक HRW ने गुरुवार की देर रात कहा है कि उसने लोगों से की गई बातचीत और वीडियो को देखकर इजरायल द्वारा सफेद फास्फोरस हथियारों के उपयोग की पुष्टि की है। इससे संबंधित वीडियो में दिखाया गया है कि रासायनिक पदार्थ को इसराइल लेबनान सीमा पर 2 स्थानों और गजा सिटी बंदरगाह पर दागा गया था। HRW में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के निदेशक लामा फकी ने अपने एक बयान में कहा है कि आबादी वाले शहरी इलाकों में हवाई विस्फोट के दौरान सफ़ेद फास्फोरस का अवैध रूप से अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है। ये घरों को जला सकते हैं और नागरिकों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। फलस्तीन स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि युद्ध के बाद से गजा में 1799 फलस्तीनी मारे गए हैं। वहीं शनिवार से अब तक 1200 से अधिक इजरायली मारे गए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जॉर्डन में किंग अब्दुल्ला और फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास पर जोर दिया कि इसराइल पर हमलों के बाद हमास फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। विदेश विभाग के अनुसार ब्लिंकन ने अब्बास के साथ अपनी मुलाकात के दौरान संघर्ष के फिलिस्तीनी पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और फलस्तीनी लोगों के सम्मान, स्वतंत्रता, न्याय और आत्मनिर्णय के वैध अधिकार को दोहराया। अब्दुल्ला के साथ अपनी बैठक के दौरान उन्होंने बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के प्रयासों और संघर्ष को बढ़ने से रोकने के महत्व के साथ साथ गजा में नागरिकों की मानवीय जरूरतों पर चर्चा की। BBC की रिपोर्ट के अनुसार इराक की राजधानी बगदाद में हजारों इराकी गजा के फलस्तीनियों के समर्थन में इकट्ठा हो रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने शुक्रवार को जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से मुलाकात की, जबकि दूसरी ओर यहां जुमे की नमाज के बाद गजा के लोगों के समर्थन में एक बड़ी रैली आयोजित हुई। यरूशलेम में मौजूद BBC मध्य पूर्व संवाददाता योलांदे नेल के अनुसार पश्चिमी तट की सीमा के पास जॉर्डन में भारी संख्या में जुटे प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच भिड़ंत हुई। किंग हुसैन क्रॉसिंग पर इजरायल का नियंत्रण है और फलस्तीन की ओर से इस प्रवेश द्वार को बंद रखा गया था। वहीं समाचार एजेंसी AFP ने बगदाद में आयोजकों में से एक अबू कयान के हवाले से कहा कि कब्जा किए गए फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसकी निंदा करने के लिए यहाँ एक रैली हो रही है। ये उन कई रैलियों में से एक है जिन्हें आज शुक्रवार की नमाज के बाद पूरे पश्चिमी एशिया के देशों में आयोजित किया गया है। हमास और हिजबुल्ला के वरिष्ठ नेताओं के आह्वान पर ये प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। हमास के पूर्व नेता खालिद मेशाल ने कल अरब और इस्लामी जगत के लोगों से अपील की थी कि वो रैली के लिए चौक चौराहों पर जाएं। इस तरह के प्रदर्शन लेबनान, ट्यूनीशिया और जॉर्डन में आयोजित किए जा रहे हैं। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन शुक्रवार को इजरायल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और इजरायली रक्षा मंत्री से तेल अवीव में मुलाकात की और इजरायल को हर मदद करने के वादे को दोहराया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ये सुनिश्चित करेगा कि इजरायल को खुद की रक्षा करने के लिए जो भी ज़रूरत हो उसे मुहैया कराया जाए। इजरायल को अपने नागरिकों की रक्षा का पूरा अधिकार है। जब हम युद्ध के कानूनों का पालन करते हैं तो हमारे जैसे लोकतंत्र अधिक मजबूत और सुरक्षित होते हैं। उन्होंने कहा, हमास जैसे टेररिस्ट जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक सरकारें ऐसा नहीं करती हैं। ये समाधान का समय है, ना कि बदले का। एक उद्देश्य है, ना कि पैनिक होने की बात है। सुरक्षा का मसला है, ना कि आत्मसमर्पण का। BBC की रिपोर्ट के अनुसार हिजबुल्ला के उप प्रमुख ने कहा है कि इसराइल के खिलाफ युद्ध में हमास का साथ देने के लिए वो पूरी तरह तैयार हैं। बेरूत के बाहरी इलाके में हुई एक रैली के दौरान उन्होंने कहा कि जब समय आएगा वो हस्तक्षेप करेंगे। उधर इजरायल की उत्तरी सीमा पर तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने पड़ोसी देश लेबनान का शुक्रवार को दौरा कर हिजबुल्ला के नेता हसन नसरल्लाह से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि गजा में फलस्तीनियों के खिलाफ चल रहे युद्ध अपराधों को लेकर सामूहिक प्रतिक्रिया दी जा सकती है। इस बात की आशंका पहले से थी कि अगर हिजबुल्ला अपने फलस्तीनी सहयोगियों के समर्थन में इजरायल पर हमले में शामिल होता है तो एक तीसरा मोर्चा खुल सकता है। गजा में हमास की तरह ही हिजबुल्ला को ब्रिटेन, अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने चरमपंथी संगठन घोषित कर रखा है। लेबनान की सेना और राजनीति में हिजबुल्ला का अच्छा खासा असर है और ये ईरान का करीबी भी है। इजरायली विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन की राजधानी बीजिंग में इजरायली दूतावास के एक कर्मचारी पर हमला हुआ है। चीनी सोशल मीडिया पर साझा किए जा रहे हमले के वीडियो की हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें दिख रहा है कि सड़क पर एक हमलावर चाकू से वार कर रहा है।
शुक्रवार को हुआ यह हमला दूतावास के अंदर नहीं हुआ है और इस हमले के पीछे की मंशा के बारे में जांच की जा रही है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि कर्मचारी का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है और उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। चीन में सोशल मीडिया यूजर्स ने हाल के दिनों में फलस्तीनी लोगों के प्रति अपना समर्थन और इजराइल के खिलाफ भावनाएं जाहिर की हैं। कुछ लोगों ने तालिबान के साथ संबंध रखने के लिए इजराइल की आलोचना की है। गजा में ताज़ा हिंसा को लेकर चीन ने कहा है कि वो गहरे तौर पर चिंतित है और इस लड़ाई की वजह से नागरिकों के हताहत होने पर उसने दुख जताया है। उधर इजराइल ने चीन के बयान में हमास के हमले की निंदा न किए जाने पर गहरी निराशा जताई। हमास और इजराइल के बीच संकट और गहराने की आशंका है। इजराइल के एक फैसले से स्थिति खराब होने के आसार हैं। इजरायली सेना ने संभावित जमीनी आक्रमण की तैयारी की है। इसने शुक्रवार को उत्तरी गजा को 24 घंटे के भीतर खाली करने का आदेश दिया है। इसने कहा है कि गजावासी वो जगह खाली कर दें ताकि वो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करें। इस क्षेत्र में 11 लाख लोगों का घर है। इजराइल के इस फैसले पर संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा है कि इस आदेश के विनाशकारी नतीजे होंगे। विनाशकारी नतीजे के बिना ये असंभव है। इजरायली सेना ने कहा है कि गजावासियों को हटाने का उनका आदेश गजा शहर के नीचे सुरंगों में छिपे हमास के लोगों की वजह से दिया गया है। इजरायली रक्षा बल ने एक बयान में कहा है कि गजा के निवासी अपनी और अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए दक्षिण की ओर चले जाएं। ब्रिटेन की सड़कों पर फिलिस्तीनी झंडा लहराने वालों, फिलिस्तीन की आज़ादी की वकालत करने वाला गाना या नारा लगाने एक अपराध माना जा सकता है। इसको लेकर ब्रिटेन की गृह मंत्री सोएला ब्रेवरमैन का एक पत्र सामने आया है। इसमें सोएला ब्रेवरमैन ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को लिखे एक पत्र में उनसे यहूदी समुदाय के सदस्यों को परेशान करने या डराने धमकाने के लिए झंडे, गाने या स्वास्तिक का उपयोग करने के किसी भी प्रयास पर रोक लगाने का आग्रह किया है। उनका ये पत्र इजरायलियों पर हमास के घातक हमलों और इसके बाद इसराइल की सैन्य प्रतिक्रिया के बाद सामने आया है। उनके इस आदेश ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वकालत करने वालों और मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को एक गंभीर चिंता में डाल दिया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट से भी झटका लगा है। झारखंड हाई कोर्ट ने ईडी के समन के खिलाफ दायर हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि ईडी ने धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को समन भेजा था। अब हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज होने के बाद हेमंत सोरेन से ईडी द्वारा पूछताछ का रास्ता साफ हो गया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बगावत के दौर में बीते 2 दिन में बीजेपी के आधा दर्जन से अधिक नेता इस्तीफा दे चुके हैं। अब बीजेपी को बुंदेलखंड से बड़ा झटका लगा है। सागर जिले के नरियावली विधानसभा से दावेदारी कर रहे अरविंद तोमर ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता इस्तीफा दे दिया है। बता दें, बीते दिनों सागर के पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव के बगावती तेवर के बाद उनके बेटे सुधीर यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। अब सागर जिले की ही नरियावली विधानसभा से फिर एक बार बीजेपी के अरविंद तोमर ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि अरविंद तोमर ने पार्टी पर उपेक्षा के आरोप लगाए हैं। अब मध्य प्रदेश को लेकर लोकपोल का नया सर्वे आया है। ट्विटर पर पोस्ट किए गए सर्वे में लोकपोल में कांग्रेस को 120 से 132 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीजेपी को 98 से 110 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया है। इसके अलावा बीएसपी को 0 से 2 और अन्य को 0 से 4 सीटें मिल सकती हैं। लोकपोल ने यह सर्वे 1 सितंबर से 8 अक्टूबर तक विस्तृत ग्राउंड जीरो सर्वेक्षण के बाद किया है। सर्वे का सैंपल साइज 1,70,000 बताया गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सदानंद गौड़ा ने जनता दल सेक्युलर के साथ गठबंधन के संबंध में चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया ने कर्नाटक में राज्य के नेताओं को दरकिनार कर दिया है। गौड़ा ने कहा कि राष्ट्रीय नेता आम सहमति पर पहुंचने से पहले राज्य स्तर पर मुद्दों के समाधान के लिए चर्चा में शामिल हो सकते थे। उन्होंने एक कन्नड़ अखबार के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि गठबंधन के संबंध में राज्य के नेताओं की राय लेने के बाद फैसला किया जाना चाहिए था। अगर राज्य के नेताओं के भीतर विरोध था तो राष्ट्रीय नेता आगे बढ़ने से पहले उन्हें समझाने का काम कर सकते थे। हालांकि कहीं भी ये प्रयास किए बिना किसी भी राज्य नेता या कोर कमेटी जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा संसदीय बोर्ड के सदस्य शामिल हैं, उनके साथ चर्चा किए बिना निर्णय लिया गया था। बता दें, पिछले महीने HD देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली JDS भाजपा के नेतृत्व वाले NDA में शामिल हो गई और कर्नाटक में कांग्रेस से लड़ने के लिए 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले गठबंधन बना लिया है। इसके बाद कई मुस्लिम नेताओं ने GDS भी छोड़ दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सदानंद गौड़ा ने कहा है कि कल राज्य के नेताओं के रूप में हमें JDS के साथ सहयोग करना है। हालांकि पिछले चुनाव तक
हम उनके साथ गहन राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में लगे हुए थे। नतीजतन तत्काल एक साथ आना संभव नहीं है। इसके लिए समय और एक संरचित दृष्टिकोण की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि क्या हमें युद्ध के मैदान में उतरने के बजाय एक सोची समझी रणनीति नहीं अपनानी चाहिए थी। गौड़ा ने सुझाव दिया कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और देवेगौड़ा जैसे प्रभावशाली नेताओं की एक बैठक गठबंधन पर चर्चा और फैसला लेने में फायदेमंद हो सकती है। हालांकि कोई भी राज्य नेता बैठक का हिस्सा नहीं था। हम गठबंधन के संबंध में चर्चा करने और फैसला लेने के लिए दिल्ली में मोदी, अमित शाह और देवेगौड़ा की बैठक के विचार का स्वागत करते हैं। हालांकि कर्नाटक के भीतर येदियुरप्पा सहित हम सभी भाजपा नेताओं के बीच कोई समन्वित प्रयास नहीं हुआ है। एक बैठक से मदद मिलती। गौड़ा की टिप्पणी भाजपा के पूर्व मंत्री एच.डी. सोमशेखर के बाद आई है, जिन्होंने जेडीएस के साथ गठबंधन पर अपना विरोध व्यक्त किया था। पूर्व मंत्री ने बताया कि वो अपने 20 साल के करियर के दौरान जेडीएस के विरोध में रहे। उन्होंने कहा, जब मैं कांग्रेस में था तब मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जेडीएस मेरी प्रतिद्वंदी थी और अब भाजपा में भी वही स्थिति थी। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को जेडीएस के हाथों उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। बता दें, पीएम मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी छत्रपों को कम भाव दे रही है और इसलिए उमा भारती, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और येदियुरप्पा जैसे नेता अपनी आवाज़ उठाने को मजबूर हैं। हालांकि ये नेता अभी संकेतों में बोल रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो बीजेपी में बड़ी अंदरूनी बगावत हो सकती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में इस बार भारत 125 देशों में से 111वें स्थान पर है। पिछले साल 107वें स्थान पर था। इस साल के सूचकांक में भारत का स्कोर 28.7 है, जो भूख के मामले में गंभीर स्तर को दर्शाता है। इस मामले में 2015 के बाद से भूख के खिलाफ इसकी प्रगति लगभग रुकी हुई है। भारत ने 2000 और 2015 के बीच महत्वपूर्ण प्रगति की थी। उसका स्कोर 2000 में 38.4 से सुधरकर 2008 में 35.5 और 2015 में 29.2 हो गया। पिछले 8 वर्षों में देश केवल 0.5 अंक आगे बढ़ा है। हालांकि केंद्र सरकार ने हंगर इंडेक्स में गड़बड़ कार्यप्रणाली का हवाला देते हुए रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। ये लगातार तीसरा साल है जब भारत ने रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है। समाचार वेबसाइट न्यूज क्लिक केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यूएपीए मामले में झटका दिया है। हाईकोर्ट ने वेबसाइट के प्रधान संपादक प्रवीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी और पुलिस रिमांड के खिलाफ किसी तरह का हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस तुषार राव गेडिला ने कहा कि कोर्ट को आरोपियों की ओर से दायर दोनों याचिकाएं सुनवाई के लायक नहीं लगी हैं। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी की 3 दिन की हिरासत खत्म होने के बाद आज राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश M.K. नागपाल के सामने पेश किया गया। इससे पहले उन्हें 5 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेजा गया था। इसके साथ ही संजय सिंह ने मामले में अपनी गिरफ्तारी और ईडी हिरासत को चुनौती देते हुए आज दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने कहा है कि फेसबुक, यूट्यूब और गूगल तटस्थता बरतें और पक्षपात रवैया नहीं अपनाएं। गठबंधन की ओर से मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को लिखे एक खत को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साझा किया है। उन्होंने खत में आरोप लगाया है कि ये प्लेटफॉर्म देश में सांप्रदायिक नफरत को बढ़ावा देने में भूमिका निभाते हैं। उनकी ये चिट्ठी तब आई है जब हाल ही में वॉशिंगटन पोस्ट अखबार ने उजागर किया है कि सत्तारूढ़ भाजपा और नरेंद्र मोदी सरकार के प्रति फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब कथित तौर पर पूर्वाग्रह रखते हैं। जुकरबर्ग को लिखे पत्र को साझा करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा है, इंडिया के दलों द्वारा फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग को वॉशिंगटन पोस्ट की विस्तृत जांच का हवाला देते हुए लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि मेटा भारत में सामाजिक वैमनस्य को बढ़ावा देने और सांप्रदायिक घृणा को भड़काने का दोषी है। पत्र में कहा गया है कि आप सत्तारूढ़ भाजपा के सांप्रदायिक नफरत अभियान को सहायता देने में व्हाट्सएप और फेसबुक की भूमिका के बारे में वॉशिंगटन पोस्ट अखबार के हालिया खुलासे से अवगत होंगे। खासकर लेख में इस बात को बताया गया है कि भाजपा सदस्यों और समर्थकों द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप पर कैसे इस विभत्स सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी प्रचार का उपयोग किया जाता है। इसी अखबार की एक अन्य रिपोर्ट का हवाला देते हुए पत्र में दावा किया गया है कि अखबार ने फेसबुक और गूगल के अधिकारियों द्वारा सरकार के प्रति जबरदस्त पक्षपात का सबूत पेश किया है।
विश्व कप के पिछले 2 मैचों में तबीयत खराब होने की वजह से नहीं खेलने वाले शुभमन गिल को लेकर अब रोहित शर्मा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि शनिवार को पाकिस्तान के साथ होने वाले मैच में शुभमन गिल के मौजूद होने की 99% संभावना है। बता दें, शुभमन गिल भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज हैं और इस मैच से 2 दिन पहले ही वो अहमदाबाद पहुंचे हैं। क्रिकेट को 128 साल बाद ओलंपिक में शामिल किए जाने की मंजूरी मिल चुकी है। 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी द्वारा क्रिकेट को लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई है। इसकी घोषणा शुक्रवार को मुंबई में कार्यकारी बोर्ड की बैठक के दूसरे दिन के बाद की गई। क्रिकेट इससे पहले 1900 के पेरिस ओलंपिक में खेला गया था, यानी 128 साल बाद इसकी ओलंपिक में वापसी होगी। लॉस एंजलिस आयोजकों की ओर से T20 क्रिकेट के प्रस्ताव को अधिकारियों ने स्वीकार कर लिया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।